बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नैना वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नैना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है ब्लैक थंडर सेक्शन। ब्लैक थंडर सीरीज़ का 12वां हिस्सा, पार्ट 12। वो भेज रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरे साथी चंद रोज़ बाद आने वाले हैं, फिर कोठी खोलूँगी, इसलिए फ़िलहाल मुझे सिर्फ चाबी दे दी जाए। और उन्होंने मुझे चाबी दे दी। जूलिया ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चूँकि उनके लिबास वाकई खून आलूद थे, इसलिए जूलिया तो सामान लेकर खाना बनाने चली गई, जबकि इमरान और उसके साथियों ने वाशरूम में जाकर लिबास भी तब्दील कर लिया और मास्क मेकअप भी कर लिया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि एंथोनी की हलाकत के बाद लाजमन उन्हें तलाश किया जाएगा और मार्गी और दूसरी औरतों से उन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि वो हलाक नहीं हुए बल्कि ज़िंदा बच गए हैं। इमरान साहब, असल मिशन तो वैसे ही रह गया और हम इस हालत में पहुंच गए। सफदर ने कहा, ये मिशन ब्लैक थंडर के ख़िलाफ़ है सफदर, इसलिए जाहिर है कि उसको मुकम्मल करना खासा दुश्वार होगा। इमरान ने जवाब दिया। हाँ, अब आपके जहन में क्या प्लानिंग है? सफदर ने पूछा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पहले हम पूरी तरह फिट हो जाएं, फिर देखेंगे, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जूलिया ने खाना लगाया और उन सब ने खाना खाकर आखिर में काफ़ी पी। जूलिया डिस्पोजेबल बर्तन साथ ले आई थी, इसलिए उन्हें बर्तनों की वजह से परेशानी ना उठाना पड़ी। जो काफ़ी पीने के साथ साथ बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक जूलिया बेएहतियात चौंक पड़ी। क्या हुआ? इमरान ने उसे चौंकते देखकर पूछा। मैं आ रही हूँ, जूलिया ने काफ़ी मेज़ पर रखते हुए कहा और उठकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद बाहर से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई वज़नी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो, तो वो सब बेएहतियात चौंक कर उठ खड़े हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद जूलिया वापस अंदर दाखिल हुई तो उसके कांधों पर एक आदमी बेहोशी के आलम में लदा हुआ था। मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी जैसे कोई उकबी तरफ से अंदर कूदा हो। मैंने उसे राहदारी में ही छाप लिया, जूलिया ने अंदर आते हुए कहा और उस आदमी को फ़र्श पर डाल दिया। वो आदमी बेहोश था, उसकी गर्दन में बल देकर उसे बेहोश किया गया था। उसके साथी भी बाहर होंगे, इमरान ने कहा। मैं देखती हूँ, जूलिया ने कहा और तेज़ी से बाहर चली गई। तो इमरान उठा और उसने झुककर पहले उस आदमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया, और जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान सीधा हो गया। फिर उसने पैर उठाकर उसकी गर्दन पर रखा और पैर को मरोड़ दिया। दूसरे लम्हे उस आदमी के जिस्म में हरकत के तासुरात उभरे और उसका चेहरा तेज़ी से मसे होता चला गया। इमरान ने पैर को वापस मोड़ लिया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। रिचर्ड, मेरा नाम रिचर्ड है, उस आदमी ने रुक रुक कर कहा। किस ग्रुप से तुम्हारा ताल्लुक़ है? इमरान ने पूछा। मार्टी ग्रुप से। पैर हटा लो, ये इंतहाई खौफनाक तकलीफ़ है, उस आदमी ने रुक रुक कर और इंतहाई तकलीफ़ भरे लहजे में कहा। तुम यहाँ क्यों दाखिल हुए? किस तरह पहुँचे और क्या करना चाहते थे? कितने साथी हैं तुम्हारे साथ? तफसील बताओ वरना, इमरान ने मुसलसल सवालात करते हुए कहा। और उसके साथ ही पैर को एक झटके से आगे करके उसने इस तरह वापस कर लिया, लेकिन उसे एक झटके के नतीजे में ही रिचर्ड का जिस्म काफ़ी देर तक मुसलसल इस तरह कांपता रहा जैसे वो रेशे का मरीज़ हो। मैं अकेला था, मैं तुम्हें तलाश करता फिर रहा था कि मैंने एक औरत को टैक्सी से चौक पर उतरकर यहाँ आते हुए देखा। मुझे शक पड़ गया ये औरत तुम्हारी साथी है, क्योंकि मुझे उसके चेहरे पर मेकअप का शक हुआ था। ये औरत उस कोठी में दाखिल हो गई तो मैंने सोचा कि मैं पहले अंदर दाखिल होकर चेक कर लूँ, फिर कोई कार्रवाई करूँ। चनाचे मैं उकबी तरफ से अंदर कूद गया और फिर मैं राहदारी में मुहतात अंदाज में आ रहा था कि अचानक वही औरत सामने आई और फिर उससे पहले कि मैं संभलता उस औरत का बाजू मैंने घूमते देखा। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। रिचर्ड ने तफसील बताते हुए कहा। सच सच बताओ, ये कैसे हो सकता है कि तुम एक राह चलती औरत के पीछे लगकर इस तरह कोठी में दाखिल हो जाओ? सच बताओ वरना, इमरान ने पैर को आगे की तरफ मोड़ते हुए कहा। तो रिचर्ड के मुंह से यकलहत हरहराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। उसका चेहरा यकलहत जर्द पड़ गया और आंखें ऊपर को चढ़ गई थी कि इमरान ने ना सिर्फ पैर को पीछे कर दिया बल्कि उसका दबाव भी कम कर दिया और उस आदमी की हालत तेज़ी से लेवल पर आना शुरू हो गई। सब कुछ बता दो वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो रिचर्ड ने पहले रुक रुक कर फिर तेज़ी से बोलना शुरू कर दिया। इमरान ने उससे मुख्तलिफ सवालात किए और आखिरकार उसने पैर को एक तेज़ झटका दिया तो रिचर्ड के जिस्म ने एक ज़ोरदार झटका खाया और उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। इमरान ने पैर हटा लिया। उसी लम्हे जूलिया अंदर दाखिल हुई। और कोई नहीं है, मैंने मुकम्मल चेकिंग कर ली है। उसने क्या बताया है? जूलिया ने एक नज़र रिचर्ड की लाश पर डालते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ मार्टी क्लब है जिसका मालिक मार्टी है, वो ए सेक्शन हेडक्वार्टर का खास आदमी है। उसका यहाँ बेहद ताकतवर ग्रुप है और बावसाइल भी।
उसे इत्तला मिल चुकी है कि 3S क्लब से लाशें जिंदा होकर निकल जाने में कामयाब हो गई हैं। चनाचे उसने अपने पूरे ग्रुप को टोक्यो में फैला दिया है। उन्होंने तमाम अस्पताल और क्लिनिक वगैरह चेक किए, जबकि रिहायशी कॉलोनियों को भी चेक किया जा रहा है। ये आदमी रिचर्ड डास का इस कॉलोनी को चेक कर रहा था कि तुम उसे पैदल आते हुए दिखाई दी। तुम शायद निगरानी से बचने के लिए कॉलोनी के आगाज़ में टैक्सी से ड्रॉप हो गई थी, लेकिन तुमने ये ना सोचा कि यहाँ औरतें इस तरह शॉपिंग बैग्स उठाकर पैदल नहीं चला करती। ये यहाँ की माशरत के ख़िलाफ़ है, इसलिए उस आदमी को तुम पर शक पड़ गया। फिर ये अंदर इसलिए आया था कि चेकिंग करके रिपोर्ट कर सके कि तुमने उसके कूदने का खटका सुन लिया और फिर उसे यहाँ ले आई। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। फिर अब क्या करना है, एक के बाद दूसरा यहाँ आ जाएगा, जूलिया ने खुश्क लहजे में कहा। उसने एक अहम बात बताई है। उसने बताया है कि मार्टी हर हफ्ते खुफिया तौर पर स्पेशल सप्लाई भिजवाता है जो 2 ट्रकों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि ये सप्लाई कहाँ जाती है। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि ये सप्लाई लिबार्ट्री को भेजी जाती होगी। इसका मतलब है कि उस मार्टी का ताल्लुक़ लिबार्ट्री से बराह रास्त है। इमरान ने कहा। इमरान साहब, लेकिन अब तो लिबार्ट्री को सील्ड कर दिया गया है। असल मसला उसका मोहल्ले वकू नहीं बल्कि उसमें दाखिल होना रह गया है। सफदर ने कहा। उस मार्टी का ताल्लुक़ यकीनन लिबार्ट्री के किसी बड़े साइंसदान या सिक्योरिटी चीफ या किसी भी इंचार्ज से होगा। अगर मार्टी को कवर कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। लेकिन मसला ये है कि हम सब फ़िलहाल तेज़ हरकत नहीं कर सकते। इमरान ने कहा। तुम नहीं कर सकते, मैं तो कर सकती हूँ। मैं उस मार्टी को कवर कर सकती हूँ, जूलिया ने कहा। तुम अकेली क्या करोगी? इमरान ने कहा। वही जो तुम अकेले कर सकते हो, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा कर गुजरूँ, जूलिया ने कदरे गुसीले लहजे में कहा। मैं तुम्हारी सलाहियतों को चैलेंज नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ लिबार्ट्री में दाखिल होना या उसे तबाह करने का नहीं, बल्कि हमने वहाँ से पाकिस्तानी साइंसदान को ज़िंदा सलामत वापस हासिल करना है, और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती, इमरान ने कहा। तो फिर क्या हम यहाँ बेकार बैठे रहेंगे? जूलिया ने कहा। और इमरान साहब, उस रिचर्ड की गुमशुदगी का इल्म जल्द ही मार्टी को हो जाएगा, और चूँकि उसकी ड्यूटी इस कॉलोनी में थी, इसलिए लामहला उस पूरे ग्रुप ने जहाँ पहुँचकर चेकिंग शुरू कर देनी है, और हो सकता है कि वो कोई जदीद तरीन आला इस्तेमाल करके हमें चेक कर लें। और हमारी हालत ये है, सफदर ने तफसील से बात करते हुए कहा। इसका एक ही हल है कि उस मार्टी का खात्मा कर दिया जाए, जूलिया ने कहा। नहीं, उस मार्टी के ज़रिए तो हमने लिबार्ट्री को लिंक करना है। अगर वो हलाक हो गया तो ये लिंक नहीं हो सकेगा, इमरान ने कहा। तो फिर तुम ही बताओ कि क्या किया जाए, जूलिया ने कहा। ठहरो, मेरे जहन में एक बात आई है, मैं उसे चेक कर लूँ, इमरान ने कहा, और रिसीवर रखकर उसने पहले इंक्वायरी के नंबर प्रेस किए। फिर इंक्वायरी से उसने मार्टी क्लब का नंबर मालूम किया और फिर क्रेडल दबा दिया। टोन आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्टी क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड बोल रहा हूँ, चीफ से बात कराओ। इमरान ने रिचर्ड की आवाज़ और लहजे में कहा। तुम राह रास्त क्यों चीफ से बात करना चाहते हो? निक्सन से बात करो, वो तुम्हारा इंचार्ज है, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मैंने चीफ से एक अहम हिदायत लेनी है, फौरी उनसे बात कराओ। इमरान ने रिचर्ड के लहजे में ही बात करते हुए कहा। ओके, होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मार्टी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक सख्त और खुरदरी सी तहकुमाना आवाज़ सुनाई दी। 90 रिचर्ड बोल रहा हूँ चीफ, इमरान ने मोदबाना लहजे में कहा। हाँ, क्या बात है, क्यों मुझे बराह रास्त कॉल किया है? दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा मज़ीद सख्त हो गया। चीफ, मैं रेनबो कॉलोनी के एक पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ। मैंने एक औरत को चेक किया, वो औरत मेकअप में है और जहाँ की एक कोठी में दाखिल हुई है। मैंने उकबी तरफ से उस कोठी में कूद कर चेकिंग की तो कोठी में 4 ज़ख्मी मर्द मौजूद हैं और वो औरत भी वहाँ मौजूद है। ये सब बैक्टीरियन मेकअप में है। लेकिन मैंने उनके दरमियान होने वाली बातें सुनी तो उनकी बातों से मालूम हुआ कि ये असल ग्रुप नहीं बल्कि ये सेकंड ग्रुप है। असल ग्रुप किसी लिबार्ट्री के खिलाफ काम कर रहा है और वो लोग लिबार्ट्री के किसी इंचार्ज से फ़ोन पर रब्ता कर चुके हैं और उनका ख्याल है कि उन्होंने जो चक्कर चलाया है उसके मुताबिक उनका असल ग्रुप लाजमन लिबार्ट्री में दाखिल हो जाएगा। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो किस लिबार्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बेहद मुतमईन हैं और यकीनन किसी बड़े टारगेट पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बॉस निक्सन की बजाय आपसे बात करूं। अगर आप हुक्म दें तो मैं उस कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उन्हें हलाक कर दूं या सिर्फ बेहोश करूं, ताकि आपने अगर उनसे कुछ पूछना हो इस ग्रुप के बारे में या लिबार्ट्री के बारे में तो पूछ लें। अब आप जैसे हुक्म दें, इमरान ने रिचर्ड की आवाज़ और लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। ओ, तो ये चक्कर है, वेरी बैड। इसका मतलब है कि उन्होंने डॉक्टर विल्सन से रब्ता कर लिया है, वेरी बैड। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन अंदर गैस फायर करके उन्हें बेहोश कर दो। मैं निक्सन के साथ वहाँ आ रहा हूँ। क्या नंबर है कोठी का?
दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। 8 नंबर है चीफ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं पहुंच रहा हूं निक्सन के साथ। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा, अब कौन रिचर्ड बनकर सामने जाएगा, और रिचर्ड उन्हें ना मिला तो वो इस कोठी को ही मिसाइलों से उड़ा सकते हैं। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो क्लब में जाकर काम करने के लिए तैयार थीं, अब वो आ रहा है तो क्या तुम यहाँ उसे कवर नहीं कर सकती? वो लामहला इस कोठी के करीब रुककर पहले रिचर्ड को तलाश करेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ठीक है, मैं ले आती हूँ उन्हें। जूलिया ने जकला उछल कर खड़े होते हुए कहा, फिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। अरे अरे, असलहा तो तुम्हारे पास नहीं। इमरान ने कहा, मैं खुद ही कर लूँगी उसका इंतज़ाम। जूलिया ने मुड़े बगैर कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे से बाहर जाकर उनकी नज़रों से गायब हो गई। इमरान साहब, मिस जूलिया सफदर ने कहा, खामोश रहो, वो हम सबसे ज़्यादा बासलाहियत है, अलबत्ता कैप्टन शकील फाटक पर जाकर रुक जाए, हो सकता है कि उसकी ज़रूरत जूलिया को पड़ जाए। इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही रोजर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रोजर ने कहा। मार्टी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से मार्टी की आवाज़ सुनाई दी तो रोजर चौंक पड़ा। यस, रोजर बोल रहा हूँ। क्या हुआ, क्या वो जख्मी मिल गए हैं? रोजर ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। हाँ, वो ट्रेस कर लिए गए हैं, लेकिन वो तो सेकंड ग्रुप है, असल ग्रुप दूसरा है और वो लेबॉर्ट्री के खिलाफ मुसलसल हरकत में है। उसने लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर विल्सन से रब्ता कायम कर लिया है। मार्टी ने कहा तो रोजर बेएहतियात उछल पड़ा। डॉक्टर विल्सन से? वो कैसे? डॉक्टर विल्सन से तो बराह रास्त रब्ता नहीं हो सकता, उससे रब्ता तो सिक्योरिटी चीफ क्लार्क के ज़रिए ही हो सकता है। रोजर ने कहा, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में क्लार्क का मातहत रहा था, इसलिए उसे सारी सूरत हाल का इल्म था। तो फिर आपको और क्लार्क दोनों को मालूम नहीं कि डॉक्टर विल्सन का एक स्पेशल नंबर भी है? मेरा भी उनसे उसी नंबर पर रब्ता रहता है। वो एक खसूसी काकटेल शराब पीने का आदी है और मैं उसे ये शराब उसके आर्डर के मुताबिक सप्लाई में शामिल कर देता हूँ, मार्टी ने कहा। अरे लेकिन उन्हें उस नंबर का कैसे इल्म हो सकता है जिसका इल्म ना मुझे है और ना ही क्लार्क को? रोजर ने कहा। इसलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया कि क्या आप उन लोगों से पूछ-गछ करने के लिए मेरे साथ जाना चाहते हैं या नहीं। मैं भी ये मालूम करना चाहता हूँ और उन्हें यकीनन इस असल ग्रुप का भी इल्म होगा, मार्टी ने कहा। कहाँ हैं ये लोग और किस हाल में हैं? रोजर ने चौंक कर पूछा। उन्हें मेरे आदमी ने बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके बेहोश कर दिया है, मार्टी ने कहा। अरे फिर उन्हें उठाकर यहाँ ले आओ ताकि इत्मीनान से उनसे पूछ-गछ हो सके, रोजर ने कहा। ठीक है, जैसे आप कहें, आप बहरहाल चीफ हैं। दूसरी तरफ से मार्टी ने हंसते हुए कहा। अगर तुम्हें दुरुस्त इत्तला मिली है कि ये लोग सेकंड ग्रुप है, तब भी तुम खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि बावजूद गोलियां खाने के ये लोग ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि वो 3S क्लब से निकल जाने में भी कामयाब हो गए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से पूछ-गछ आम हालात में की ही नहीं जा सकती, रोजर ने कहा। बात आपकी भी ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें मैं अपने स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दूं? क्योंकि आपके ऑफिस में तो जाहिर है पूछ-गछ हो नहीं सकती, इसलिए उन्हें 3S क्लब में ही पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि स्पेशल पॉइंट हर लिहाज से महफूज है और वहाँ सारे काम इंतहाई इत्मीनान से किए जा सकते हैं। और आप भी वहाँ आ जाएं, मार्टी ने कहा। ये ठीक रहेगा। कहाँ है तुम्हारा स्पेशल पॉइंट? रोजर ने कहा तो मार्टी ने उसे तफसील बता दी। ओके, तुम वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल कर लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, रोजर ने कहा। ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो रोजर ने रिसीवर रख दिया। उस मार्टी से भी निपटना पड़ेगा, वरना ये तमाम क्रेडिट खुद लेना चाहता है और मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहता है, रोजर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ उसने उठकर अलमारी खोली। उसका एक खुफिया लाक खोलकर उसने एक छोटा सा पिस्टल निकाल लिया, उसकी नाल छोटी सी और चिपटी भी। उसने पिस्टल जेब में डाल लिया। ये रेस पिस्टल था जो एक लम्हे में टारगेट को जलाकर राख कर देता था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रोजर ने अपनी आदत के मुताबिक सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोला था। मार्टी बोल रहा हूँ। रोजर बोल रहा हूँ। क्या हुआ? रोजर ने चौंक कर पूछा। आप फ़ौरन मेरे स्पेशल पॉइंट पर पहुंच जाएं। एड्रेस मैंने पहले ही बता दिया है। वो चारों ज़ख्मी हैं और वो औरत भी यहाँ मौजूद है, वो सब बेहोश है, मार्टी ने कहा। ओके, मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे आने तक उन्हें होश में नहीं लाना, रोजर ने कहा। ऐसा ही होगा, दूसरी तरफ से कहा गया तो रोजर ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से टोक्यो की सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुआ और फिर उसने कोठी नंबर 18 के फाटक के सामने जाकर कार रोक दी और 3 बार हॉर्न दिया तो फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक मुसल्ले नौजवान बाहर आ गया। मेरा नाम रोजर है, रोजर ने कहा। ओह यस सर, मैं फाटक खोलता हूँ, आप कार अंदर ले आइए, उस नौजवान ने कहा और वापस उस छोटे फाटक में चला गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और रोजर कार अंदर ले गया। पोर्च में एक बड़ी सी वैगन मौजूद थी।
रोजर ने कार रोकी, फिर नीचे उतरा और अंदर से मार्टी बाहर आया और तेज से कदम उठाता रोजर की तरफ बढ़ने लगा। आइए, मैं आपका ही मुंतजिर था, मार्टी ने करीब आकर कहा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? रोजर ने कहा। अरे नहीं, कैसा प्रॉब्लम? मेरे वहाँ पहुँचने से पहले मेरे आदमी ने वहाँ अंदर गैस फायर कर दी थी, इसलिए ये लोग बेहोश पड़े थे और वैगन में उन्हें उठा लाया गया, मार्टी ने जवाब दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए एक बड़े कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ फर्श पर 4 मर्द और एक औरत बेहोशी के आलम में पड़े थे, लेकिन उनके जिस्मों पर बैंडेज वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। कमरे में एक आदमी पहले से मौजूद था। हाँ, यही वो लोग हैं जिन्हें मैंने हलाक कर दिया था, लेकिन फिर ये ज़िंदा रह गए थे। गुड शो, रोजर ने कहा। अब इन्हें होश में ले आओ, मार्टी ने कहा। ये जख्मी होने के बावजूद खतरनाक लोग हैं, इसलिए पहले उन्हें बांध दो, रोजर ने कहा। इसकी क्या ज़रूरत है? ये ज़ख्मी है और सिर्फ ये औरत सही सलामत है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है, मार्टी ने कहा। तुम्हारे यहाँ स्पेशल पॉइंट पर कितने आदमी हैं? रोजर ने कहा। 2 आदमी रहते हैं, एक जहाँ मौजूद है और दूसरा वो जिसने फाटक खोला था, मार्टी ने जवाब दिया। उस दूसरे आदमी को भी यहाँ बुला लो ताकि अगर ये कोई हरकत करे भी सही तो उन्हें कवर किया जा सके, रोजर ने कहा। ट्रोजन, जाओ हेनरी को यहाँ बुला लाओ, मार्टी ने कहा। तो वहाँ पहले से मौजूद आदमी सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया तो उसके साथ वो आदमी भी था जिसने फाटक खोला था। तुम दोनों जहाँ दीवार के साथ खड़े हो जाओ और पूरी तरह मोहतात रहना, रोजर ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। यस सर, उन दोनों ने कहा और दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। अब इन्हें होश में ले आओ, कौन सी गैस इस्तेमाल की थी तुमने? रोजर ने कहा। तो मार्टी ने जेब से एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और कुर्सी से उठकर फर्श पर बेहोश पड़े अफराद की तरफ बढ़ने ही लगा था कि रोजर भी उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ उसने बिजली की सी तेज़ी से जेब से रेस पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे उसने उसका रुख मार्टी की पुश की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया और पिस्टल में से सुर्ख रंग की शुआ निकलकर मार्टी पर पड़ी और उसके साथ ही मार्टी बेएहतियात चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा ही था कि रोजर बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा और दूसरे लम्हे यके बाद दिखे पिस्टल से निकलने वाली सुर्ख शुआएँ दीवार के साथ खड़े हुए ट्रोजन और हेनरी से टकराईं और वो दोनों भी चीखते हुए नीचे जा गिरे। उनके जिस्मों में यकलख्त इस तरह आग भड़क उठी थी जैसे किसी ने उनके जिस्मों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। वो तेज़ी से मुड़ा तो उसने मार्टी के जिस्म को भी शोले में तब्दील होते देखा। वो उन जख्मियों के करीब फर्श पर गिरा हुआ था। तुम क्रेडिट ले रहे थे मार्टी, तुम्हारा यही हशर होना चाहिए था, रोजर ने एक तवील सांस लेते हुए और पिस्टल जेब में डालते हुए कहा। उसके साथ उसे एक ख्याल आया तो वो बेएहतियात उछल पड़ा क्योंकि मार्टी के हाथ में तो एंटी गैस की बोतल थी जो अब नीचे गिरकर टूट चुकी थी। अब क्या किया जाए, उन्हें कैसे होश में लाया जाए, रोजर ने होंठ भींचते हुए कहा। उसके जहन से वाकई ये बोतल निकल गई थी, वरना वो उसे बचाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करता। वो कुछ देर तक सोचता रहा जबकि इस दौरान आग बुझ गई और कमरे में मार्टी और उसके आदमियों की राख में तब्दील शुदा लाशें पड़ी थी कि अचानक एक तरफ पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो रोजर बेएहतियात चौंक पड़ा। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, रोजर ने अपने महसूस अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ग्रोफन बोल रहा हूँ, बॉस मार्टी से बात कराएं। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं रोजर बोल रहा हूँ, मार्टी इंतहाई अहम काम में मसरूफ़ है, तुम बताओ कि मसला क्या है, रोजर ने कहा। मैं आपको जानता हूँ सर, लेकिन आपकी ऑफिस ही बजाय यहाँ स्पेशल पॉइंट पर मौजूदगी बता रही है कि कोई खास मामला दरपेश है, दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि मार्टी अहम काम में मसरूफ़ है, रोजर ने कहा। मैंने बॉस मार्टी को सप्लाई के बारे में इतला देनी थी क्योंकि डॉक्टर विल्सन ने स्पेशल सप्लाई कॉल की है, ग्रोफन ने जवाब देते हुए कहा। तो भिजवा दो सप्लाई, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, रोजर ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। सर, डॉक्टर विल्सन के लिए जो खसूसी काकटेल शराब भेजी जाती है वो बॉस मार्टी खुद तैयार करते हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि वो कब उसे तैयार कर देंगे क्योंकि वो सप्लाई आज रात को जानी है, ग्रोफन ने जवाब देते हुए कहा। मार्टी एक अहम उलझन में फंसा हुआ है। दुश्मन एजेंटों को ट्रेस करके बेहोश किया गया है, लेकिन वो अब होश में नहीं आ रहे। हालांकि उन्हें एंटी गैस भी सूंघाई है और उनका होश में आना ज़रूरी है, रोजर ने कहा। ओ बॉस को कह दें कि परेशान ना हो, जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक एंटी सादा पानी भी है, उनके हलक में सादा पानी डाला जाए तो वो होश में आ जाएंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। तो रोजर बेएहतियात चौंक पड़ा। तुम कहाँ से बोल रहे हो, रोजर ने पूछा। क्लब से जनाब, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा, अपना खसूसी नंबर बता दो, रोजर ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया तो रोजर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये मसला तो हल हुआ। अब यही हो सकता है कि ग्रोफन को कह दिया जाए कि मार्टी और उसके साथियों को दुश्मन एजेंटों ने जला दिया है और उस ग्रोफन को ही मार्टी की जगह दे दी जाए,
रोजर ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर तेज़ी से एक तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो उसके एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में रस्सी का बंडल मौजूद था। क्योंकि अब जबकि वो अकेला था इसलिए वो किसी किस्म का रिस्क ना लेना चाहता था। उसने पानी की बोतल एक तरफ रखी और रस्सी की मदद से उसने उन 5 अफराद के दोनों हाथ उनके उकब में करके बांध दिए। उसने खसूसी तौर पर गांठ लगाई, इसलिए उसे यकीन था कि गांठ ये लोग किसी सूरत ना खोल सकेंगे। वैसे भी उसने फ़ैसला किया हुआ था कि दूसरे असल ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करके वो उनको भी पिस्टल रेस से जलाकर राख कर देगा। फिर ये लोग भी ज़ख्मी थे, इसलिए वो मुतमईन था कि एक ही रस्सी के बंडल से उसने उन 5 के हाथ बांधे। फिर पानी की बोतल उठाकर उसने उसका ढक्कन खोला और आगे बढ़कर उसने बारी बारी उनके जबड़े बींचकर मुंह खोले और पानी के 2-3 घूंट उन सबके हलक में उतार दिए। उसके बाद उसने पानी की बोतल बंद करके एक तरफ रख दी और खुद वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन सबके जिस्मों में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए।